स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड नमस्ते। पिछले कुछ सालों में आपने ये पक्का नोटिस किया होगा कि इंडिया में ऐसे कई मोमेंटस डिसीजंस लिए गए हैं, जैसे कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो जाए, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, बैनिंग ऑफ ट्रिपल तलाक हो जाए। ऐसे कई मोमेंटस डिसीजंस लिए गए हैं जो डिकेड से पेंडिंग थे। ये सब पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्डिंग में रुके हुए थे एंड देयर वाज नो वन पुशिंग इट टू सी द लाइट ऑफ द डे। तो यहां से एक नरेटिव राइज होता है, यहां से एक क्वेश्चन आता है कि डज इंडिया नीड अ सॉफ्ट डिक्टेटर, अ बेनिवोलेंट डिक्टेटर दैट इज गोइंग टू पुश इंडिया टू क्लेम इट्स ग्लोबल पावर सीट? डज इंडिया नीड डिक्टेटरशिप? बिकॉज देयर आर ऑफ कोर्स फ्लॉज इन डेमोक्रेसी। कैसे फ्लॉज? जैसे कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाए, अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्स वॉइसेस हो जाए। कई ऐसे फ्लॉज हैं डेमोक्रेसी के में जहां से इंडिया का राइज पे क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो आज इसी सवाल को हम वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट इट, वी आर गोइंग टू टेक अंडरस्टैंड who or what is a soft dictator and does India need a soft dictator? अगर हम देखते हैं जियोपॉलिटिक्स के हिस्ट्री में, तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सिंगापुर हो जाए, क्यूबा हो जाए, टर्की हो जाए। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां पे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ने सॉफ्ट डिक्टेटरशिप को एम्ब्रेस किया था एंड उसके वजह से आज ये कंट्रीज काफी डेवलप्ड है एंड दे आर ऑफ कोर्स not only developed economically but there is a unity in society as well. तो सबसे पहले समझते हैं, तीन केस स्टडीज लेते हैं एंड वील ट्राई टू सी कि बेनिवोलेंट डिक्टेटर या सॉफ्ट डिक्टेटर का व्हाट इज द पॉजिटिव्स एंड व्हाट इज द नेगेटिव, प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो इफ वी टेक अ लुक एंड स्टार्ट विथ टर्की। अब रशिया के जो जार निकोलस वन थे, उन्होंने कहा था कि टर्की इज द सिक मैन ऑफ यूरोप because Turkey was dependent on all external powers. And when Turkey became independent, it came under the power of Mustafa Kemal Pasha. He was given the name Ataturk, the father of all Turks, by the Turkish parliament because he was seen as a leader. He was seen as a, a benevolent dictator who pushed Turkey to become truly independent, not only economically but also socially. Now, Ataturk took certain radical decisions. सबसे पहले तो he removed all opposition. He said that I need to work in a way that democracy cannot be a luxury at this point of time. So he removed opposition. He said that Turkish language or Turkish script will be the only script. So all minorities communities who had their own traditional languages, उनको बोला गया कि आप घर पे बात कर सकते हो पर पब्लिक में सिर्फ और सिर्फ टर्किश लैंग्वेज ही यूज हो। उनको ये भी बोला गया कि दे हैड टू अडॉप्ट अ टर्किश सरनेम बिकॉज नाउ दे आर लिविंग इन एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ टर्की। तो ऐसे कई रैडिकल स्टेप्स थे। इकोनॉमिकली अगर हम बात करते हैं तो बिफोर इंडिपेंडेंस टर्की वाज डिपेंडेंट इवन फॉर व्हीट। व्हीट भी टर्की बाहर से लेता था। विद इन 1 डिकेड अतातुर्क के इकोनॉमिक पॉलिसीज और रिफॉर्म्स के वजह से टर्की वाज इन अ पोजीशन टू एक्सपोर्ट व्हीट टू मल्टीपल कंट्रीज। Apart from this, Ataturk also opened several schools making education compulsory for not just the male population but also the female. He gave voting rights to females. Also, he ensured that apart from education, apart from economic reforms, he also made sure that the Turkish identity as a national identity was seen with pride. And this is something that he did by making Turkey a secular country. He said that state or religion में difference लाना पड़ेगा. He said that the way to development was the Western model, जहाँ पे state और religion को separate किया जाता है. So in other words, what he did was Turkey में जो previous understanding थी कि state protected religion का, जो Ottoman Empire भी करता था, उसको पूरी तरह से he just removed. And he created a secular government जहां पे religion और religious कोई भी item पहनना पूरा मना था. Now,
कोई ये कह सकता है कि this radical decision was of course not acceptable in a democracy. It is against the rights of many, especially the minority. But he is also credited as the man or as the dictator that turned Turkey into what it is today. But कहानी में ट्विस्ट आता है जब अतातुर्क पास्ट अवे एंड देन देयर वाज अ वैक्यूम ऑफ पावर. आज के दिन अगर हम टर्की को देखते हैं तो टर्की में जो सिचुएशन है वो एक रिवर्सल है. The current government is taking steps to actually make Turkey an Islamic country. All policies that Ataturk had, implemented are now getting reversed because they feel that the minority voice or the religious voice was completely oppressed. इसी के वजह से जो current government है, they have started with all religious practices as the state policies. It's a complete reversal of what Ataturk had seen Turkey to be, had, molded Turkey as a country. सब कुछ अभी वापस जा रहा है जैसे ऑटोमन एम्पायर में था. तो देयर इज ऑफ कोर्स अ रिवर्सल हैपनिंग हियर. मूविंग ऑन, दूसरा एक केस स्टडी लेते हैं क्यूबा का. नाउ ये ऑफ कोर्स काफी कंट्रोवर्शियल है. फिडेल कैस्ट्रो इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल एक्टर इन जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री. बट इफ यू लुक एट हिम नॉट फ्रॉम द यूएस पर्सपेक्टिव, अगर आप वेस्टर्न नरेटिव से उनको फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव से हट के देखते हो, you will see that he took certain decisions which were very beneficial for Cuba. Now, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि हिस्ट्री जो होती है ना वो हमेशा विक्टोरियस पार्टी के अकॉर्डिंग लिखी जाती है. कोल्ड वॉर का पीरियड और उसके बाद वाला पीरियड भी यूएस और वेस्टर्न नरेटिव से लिखी गई है, ना कि यूएसएसआर के पर्सपेक्टिव से लिखी गई. तो जो भी कंट्रीज यूएसएसआर के कैंप में थे या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में थे, उनको बताया जाता है कि वो लोग हार गए हैं, उनका सोसाइटी एकदम खराब हो गया था, दे हैव नॉट बीन अ सक्सेसफुल कंट्री. अगेन, हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स. द प्रॉब्लम हियर इज इफ वी टॉक अबाउट क्यूबा, ऑफ कोर्स द जनरल अंडरस्टैंडिंग इज बिकॉज Cuba was a supporter of USSR. With the collapse of USSR, even Cuba got impacted. अभी recently ही है जो Cuba फिर से rise हो रहा है. But Fidel Castro के समय में, when he came to power, the one thing that he did was that he removed the previous dictator and he came into power and he nationalized most of the state's asset. Nationalize मतलब ये हो रहा है कि स्टेट का जो एसेट था वो नेशन के नाम पे दे दिया था, as well as the people of the nation. He said that the revolution of Cuba was a revolution of the exploited against the exploiters. जिनका एक्चुअली एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उनका राइज है ये. एंड इसके वजह से उन्होंने काफी ऐसे पॉलिसीज इशू किए थे. ही कैरीड आउट सेवरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जहाँ पे फार्मर्स या पेजेंट्स की बात की जाए या आप लेबर क्लास की बात करो या स्टूडेंट कम्युनिटी की बात करो, वहाँ पे उन्होंने काफी सारे ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसीज का स्टार्टिंग किया था. And the money that he was basically taking, or the taxation that he was basically, undertaking was from the richer community of Cuba. तो ये जो रिच कम्युनिटी था वो लोग सब क्यूबा छोड़ के चले गए यूएस, बेसिकली फ्लोरिडा में सेटल हो गए. एंड यहाँ पे एक वैक्यूम ऑफ कोर्स क्रिएट होता है इकोनॉमिकली. बट जो भी डिसीजंस लिए थे, इकोनॉमिक हो या सोशल हो, हर डिसीजन के पीछे देयर वाज द आइडिया ऑफ बेनिफिटिंग द कंट्री, ऑफ बेनिफिटिंग द सोसाइटी. नाउ ऑफ कोर्स उनको भी डिक्टेटर कहा जाता है, बट यूएस नरेटिव, दैट इज द गार्जियन न्यूज की एक एग्जांपल लेते हैं. उन्होंने तक यहां तक कहा है कि फॉरगेट फिडेल कैस्ट्रोज पॉलिसीज, ही वाज नथिंग बट अ डिक्टेटर. तो पॉलिसीज अच्छी थी, we could actually call him a benevolent dictator, but यूएस ने कहा कि ये सब वर्ड नहीं यूज करना है, उनको डिक्टेटर ही बुलाना है. तो दैट इज द डिफरेंस, क्योंकि नरेटिव में काफी फर्क पड़ता है. तीसरा एग्जांपल लेते हैं, ली कुआन यू. नाउ ही is actually accepted as a benevolent dictator by most of the world. Now, he transformed Singapore.
So at the end of the Second World War, सिंगापुर एक war battered port था, एक ब्रिटिश पोर्ट था जो was completely battered during the Second World War, and reconstruction का काफी emphasis था उस समय पे. तो at this point of time ली क्वान यू ने कहा कि यार यहाँ पे हमारे पास इतना बैंडविड्थ नहीं है कि हम डेमोक्रेसी को लेके आए, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है सर्वाइवल का, दूसरे पॉइंट पे ग्रोथ, तीसरे पॉइंट पे हम सोच सकते हैं डेमोक्रेसी के बारे में. तो पहला जो सर्वाइवल है उसके लिए तो डिक्टेटर ही चाहिए. So he embraced dictatorship and he carried out several policies such as opening schools, making education compulsory, clean streets, clean air, opening up offices, industries for employment, and he also made rules जहाँ पे लोगों को 25% अपनी सैलरी का सेविंग्स में कंपलसरी डालना ही पड़ता था. तो ऐसे कई रूल्स थे. तो देयर वाज आल्सो अ रूल कि सडनली ही केम एंड सेड कि स्मोकिंग बंद करना है, पब्लिक स्पेस में स्मोकिंग अलाउड ही नहीं होगा. तो आज के दिन में सिंगापुर में कहीं पे भी पब्लिक स्पेस में स्मोकिंग अलाउड ही नहीं है. तो ली कुआन यू ने ऐसे कई रेडिकल पॉलिसीज इशू किए थे जहां पे आज के दिन अगर आप सिंगापुर को देखते हो, इट इज एग्जैक्टली शेप्ड और मोल्डेड जस्ट लाइक अ वेस्टर्न कंट्री इन एशिया, just like America or Switzerland. But the process was not through the American way. It was done the Lee Kuan Yew way. अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इतने सारे पॉलिसीज में भी एक ऐसा पॉलिसी भी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था जहां पे ऑपोजिशन पार्टीज को पूरा हटा दिया गया था. So in 1963, more than 100 opposition politicians as well as union leaders were deemed as a threat. और उनको सबको जेल में डाल दिया गया था, उनको सबको डिस्क्रेडिट किया गया था. 1968 के बाद सिर्फ ली कुआन यू की पार्टी ही पावर में आई है. आज तक वही सीन है. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाता है कि ली कुआन यू के आफ्टर ही पास्ड अवे एक फिर से वही पावर वैक्यूम आ गया और आज के दिन में उनके बेटे और ग्रैंडसन के बीच में देयर इज अ पावर टसल. So, what happens with a benevolent leader or a benevolent dictator is two things, दो problems हैं. एक ये है कि benevolent leader के जाने के बाद जो power vacuum रहता है, वहां पे there is no assurance कि जो leader आएगा वो वैसे ही benevolent रहेगा. Most of the time there is a power struggle and there is a corrupt government that is coming in. क्योंकि politics में ये माना ही जाता है कि power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Power को control करना ना बहुत कम लोगों को आता है. It is not very easy. And because of this, when benevolent leaders leave that power vacuum, it is generally understood कि जो अब फिर से rise करेगा वो corrupt ही होने वाला है because it is very difficult to manage power otherwise. दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि कई सारे ऐसे लीडर्स आते हैं, डिक्टेटर्स आते हैं जो बेनिवोलेंट होते हैं या देश हित या जनहित के नाम पे आते हैं, बट कुछ सालों में ही उनका एक्चुअल रूप दिखने लगता है. आप अगर देखते हैं तो ये एग्जांपल्स आपको गिव यू अंडरस्टैंडिंग. तो मुअम्मर गद्दाफी ऑफ लिबिया, ही आल्सो केम टू पावर फॉर प्रोटेक्टिंग द पीपल, फॉर ट्राइबल यूनिटी, एंड लेटर ऑन he was himself responsible for the collapse. Of course, external intervention था, but he was also one of the reasons. उसके बाद Idi Amin, he is known as the worst dictator in the world. उसके बाद we can take examples of Saddam Hussein of Iraq. आप अगर हमारे पड़ोसी देश की बात ही कर लेते हैं, पाकिस्तान की, वहां पे भी तो इतने सारे डिक्टेटर्स आए हैं और सभी डिक्टेटर्स आते हैं क्योंकि उनको देश का भला करना है, बट फाइनली क्या होता है, वो अपने ही भला करते रहते हैं. मुशर्रफ को ही देख लीजिए, राइट. तो अब चलते हैं इंडिया की हिस्ट्री पे. अब इंडिया में ऐसा कई ओकेशंस आए हैं हमारे हिस्ट्री में जहां पे डेमोक्रेसी का एक क्वेश्चन मार्क लग गया था डेमोक्रेसी पे, क्योंकि लगा था कि इस समय डेमोक्रेसी नहीं चल पाएगी, डिक्टेटरशिप वाज अ बेटर वे. सबसे पहला ऐसा एक सिचुएशन आया था जब पीएम नेहरू पास्ड अवे एंड देयर वाज अ पावर वैक्यूम. उस समय भी लगा था कि एक डिक्टेटरशिप से इंडिया कुड बी पुश्ड, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द कांग्रेस पार्टी continued with the democratic credentials and
डेमोक्रेसी कंटिन्यूड इन इंडिया। उस समय की बात करें तो कई ऐसे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे जो डेमोक्रेसी के बाद डिक्टेटोरियल हो चुके थे। तो इंडिया का भी होना मतलब इट वुड नॉट हैव सरप्राइज्ड पीपल, बट इंडिया कंटिन्यूड विथ डेमोक्रेसी। उसके बाद हम बात करते हैं 1962 वॉर, 1965 वॉर, ऐसे वॉर्स विच एक्चुअली इम्पैक्टेड नॉट ओनली द इकोनॉमी बट ऑल्सो द सोशल फैब्रिक ऑफ इंडिया, बट तभी भी वी हेल्ड ऑन टू डेमोक्रेसी। इंडिया के हिस्ट्री में एक ब्लैक चैप्टर है, दैट इज द इमरजेंसी पीरियड। अंडर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, फॉर अ पीरियड ऑफ 21 months, emergency was declared. This is the closest you will find about India having a dictator. इस 21 पीरियड के दौरान ऐसे कई डिसीजंस लिए गए थे जिनको हम एक्चुअली डिक्टेटोरियल बोल सकते हैं, राइट? सबसे बड़ा तो डिक्टेटोरियल डिसीजन संजय गांधी जी का था, हु हैड एक्चुअली कॉल्ड फॉर अ मैसिव स्टेरिलाइजेशन पॉलिसी अक्रॉस द नॉर्दर्न इंडिया। और क्यों किया गया था? क्योंकि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था। आप खुद ही समझिए, ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे थे ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब इमरजेंसी जब प्रोक्लेम भी हुई थी, इंदिरा गांधी हैड कम आउट एंड सेड दैट डोंट पैनिक, द प्रेसिडेंट हैज प्रोक्लेम्ड इमरजेंसी, एंड शी गेव 3 reasons फॉर दिस। पहला ये रीजन था कि देयर इज थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी। दूसरा रीजन था दैट देयर इज चांस ऑफ एक्सटर्नल पावर्स का मीडिएशन या इंटरफेरेंस का। तीसरा था दैट द कंट्री नीड्स टू टेक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू रिमूव पॉवर्टी एंड सो ऑन। तो इसके वजह से इमरजेंसी वाज द नीड, एंड दैट इज व्हाई शी हैड सेड दैट इमरजेंसी में आप मत डरो, गवर्नमेंट आपके लिए काम करने वाली है। बट वो जो 21 months थे, वहां पे लोगों को समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी जो एज अ वैल्यू इतना, इट्स सो क्लोज टू इंडियन हार्ट्स। Forget the opposition party, forget the politician. Even a common man was against this emergency. आज के दिन भी if you ask a common Indian citizen that about the emergency period, they will all say the same thing, that dictatorship नहीं, democracy चाहिए, क्योंकि आजादी के साथ we cannot play around with. तो इसीलिए if we come to the Indian circumstance, there are 2 very crucial things. एक ये है कि India is very vast. And second is India is very diverse. From the time our constitution was framed, that is at the Constituent Assembly, वहां पे भी यही फोकस था कि हर आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको डिबेट किया जाए, वहां पे डिफरेंट ओपिनियंस लिया जाए, एक डाइवर्स वॉइसेस को अकोमोडेट किया जाए। एंड दिस हैज बीन द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडिया। ये वैल्यू इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता है। दिस इज समथिंग वेरी क्लोज टू इंडियन हार्ट्स। आप अगर बात करते हैं आज के गवर्नमेंट की, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। फॉरगेट द वर्ड ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी कहा है कि इफ द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर डेमोक्रेसी, इट हैज टू लुक एट इंडिया, इट हैज टू लुक एट साउथ एशिया, where the largest population with the most diverse of voices, opinions have been accommodated in a democratic policy or a practice. So you can very well imagine, अगर इंडिया के पास ये 2 ऑप्शन है, that is choosing a benevolent dictator and choosing democracy, India will obviously go for democracy. But यहाँ पे मुझे एक क्लॉज ऐड करना है। आज के दिन इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए। आज के दिन इंडिया को बेनिवलेंट डिक्टेटर नहीं, हमें ऐसा लीडर चाहिए जो बोले सबका साथ सबका विकास, ऐसा डिक्टेटर नहीं जो ये बोले कि माई वे और द हाईवे। तो ये चीज इज समथिंग दैट वी एज द सिटीजंस ऑफ इंडिया हैव टू रियलाइज कि डेमोक्रेसी में भी स्ट्रॉन्ग लीडर होने की काफी जरूरत है। वी नीड समवन टू पुश पॉलिसीज, वी नीड समवन टू पुश इंडिया टू बिकम अ ग्लोबल पावर। विद दिस वी कम टू एन एंड टू टुडेज डिस्कशन। Thank you. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।